हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्टडी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के जो हम देखे थे पार्ट 1, उसका ये पार्ट 2 है। तो इसमें हम देखने वाले हैं इसकी नगर परियोजना, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के विषय में। ठीक है, मतलब यहाँ के नगर परियोजना कैसा था, इसका यहाँ का सामाजिक जीवन को देखेंगे, राजनीतिक जीवन को और धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन को देखेंगे। ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ऐसे बहुत फास्ट में खींचने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को, देखते हैं। तो जब पहला है हम लोगों का यहाँ पे हड़प्पा का जो नगर परियोजना था, ये नगर परियोजना। अगर हम यहाँ पे मकान की बात करें तो ये पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है, ये पकी हुई ईंटों से निर्मित थी यहाँ की मकान है। ठीक है, और सड़कें सीधी थी, लेकिन सड़कें सीधी थी और ये क्या करती थी, एक दूसरे को समकोण पे काटा करती थी, जिसे कि हम लोग ग्रिड पद्धति बोलते हैं। तो ये सड़क के दोनों किनारे पे क्या हुआ, दोनों किनारे पे नालियाँ हुई करती थी, जो कि पक्की नालियाँ थी, पक्की नालियाँ थी, मतलब कि उसको भी ईंट से बनाया गया था और ये ढकी हुआ करती थी, इसे ढका हुआ रहता था ये नालियाँ। और यहाँ का अगर हम देखें तो यहाँ का जगह थे, यहाँ से जो घर हुआ करते थे, इस घर में जो नालियाँ स्नानागार जो बनाया जाता था, वो इस नाली यानी सड़क के किनारे बनाया जाता था, क्योंकि ये यदि सड़क था तो इसके दोनों साइड क्या थी, नालियाँ थी। तो इसलिए जो यहाँ पे स्नानागार था, तो ये स्नानागार ज़्यादातर सड़कों के किनारे ही हुआ करती थी घरों में। ठीक है, और अगर यहाँ की बात करें, ये नगरें दो भाग में हमें बटी हुई मिली, जो कि कोई भी अगर नगर की हम बात करें तो ये हमें दो भाग में मिली बटी हुई, जो कि एक ईस्ट था और एक वेस्ट साइड था। ईस्ट साइड और वेस्ट दो टीलाओं में बटी हुई थी। तो ईस्ट वाला भाग में मतलब पूरब वाला भाग में जो था, यहाँ पे नगर या आवासीय क्षेत्र में ये था, और दूसरा वाला जो था यहाँ पे गढ़ी या दुर्ग टाइप क्षेत्र हुआ करता था, पश्चिम वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा, नगरें दो पार्ट में डिवाइडेड। कोई भी नगर अगर हम देखते हैं तो वो दो भाग में मिलता है, एक पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग क्या थी, नगरें या आवास क्षेत्र का था, और दूसरी जो पश्चिमी भाग थी, ये गढ़ी या दुर्ग का टाइप का हुआ करता था। ठीक है, और अगर हम सामाजिक जीवन की यहाँ की बात करें तो सामाजिक जीवन में ये लोगों को युद्ध पसंद नहीं था, ये लोग शांति प्रिय लोग हुआ करते थे, और मित्र सत्तात्मक परिवार हुआ करता था, ऐसा माना जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसे हमें स्त्रियों की जो मरण मूर्तियाँ, मतलब मिट्टी की स्त्रियों की बहुत ही ज़्यादा हमें प्रतिमाएँ मिला है, जिससे पता चलता है ये कि सत्तात्मक परिवार हुआ करता था यहाँ पे। और अगर हम अगर समाज की बात करें, जो विभाजन हुआ था समाज का, ये व्यवसाय के आधार पर समाज का विभाजन हुआ था। किस आधार पे, तो व्यवसाय के आधार पे समाज का विभाजन हुआ था। जैसे कि इसमें जो लोग थे, इस विभाजन के आधार पे इसे टोटल 5 भागों में बांटा गया था। एक था विद्वान लोग का श्रेणी, एक था व्यापारिक का, और एक था योद्धा का समूह, और एक था शिल्पकार का, और एक श्रमिक का। ठीक है, तो ये 5 भागों में किस आधार पे, याद रखिएगा, समाज को किस आधार पे विभाजित किया गया था, तो व्यवसाय के आधार पे विभाजित किया गया था समाज को। ठीक है, भोजन की बात करें तो ये भोजन में गेहूँ, जौ और खजूर, और अगर बात करें, और भेड़, सूअर और मछली का सेवन करते थे। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन ग्रहण किया करते थे। ठीक है, और बर्तन की बात करें तो बर्तन मिट्टी एवं धातु के बने हुए बर्तन का हमें साक्ष्य मिला है। और आभूषण में बात कर लें तो ये आभूषण में कंठाहार, भुजबंद, कर्णफूल, छल्ले, चूड़ियाँ, करधानी, पाजेब आदि ये सब पहना करते थे। और यहाँ के जो पुरुष वर्ग थे वो मूछ दाढ़ी भी रखा करते थे। और मनोरंजन का साधन का बात करें तो मनोरंजन के साधन में इसका मनोरंजन का साधन था मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, पासा खेलना। ठीक है, तो ये इनके मनोरंजन के साधन हुआ बात करें तो ऐसा कोई माना जाता है कि इसमें अभी विवाद चल रहा है इस बात पे कि यहाँ के विद्वानों अभी मान रहे हैं हम लोग के अभी के समय के लोग कि यहाँ पे कोई एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा यहाँ पे शासन का संचालन हुआ करता था। लेकिन इस मुद्दा पे ये मुद्दा अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है। लेकिन और अगर उसे हम देखें तो संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि वणिक वर्ग यानी जो व्यापारी लोग हुआ करते थे, तो उन लोगों के हाथ में यहाँ की शासन व्यवस्था थी, ऐसा हम मान सकते हैं। क्योंकि हम पढ़ते हैं जब तो इसमें क्या पता चलता है कि वाणिज्य की ओर यहाँ ज़्यादा झुकाव था। ठीक है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो शासन व्यवस्था थी, इस पे वणिक लोगों का, मतलब व्यापारिक लोगों का जो था
शासन था, मतलब व्यापारी लोग यहाँ पे शासन चलाया करते थे। अगर हम इस शासन व्यवस्था के दृष्टिकोण से यहाँ पे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग अपने मत हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें व्हीलर की, तो इसका मानना था कि मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन एवं धर्म की महत्ता थी यहाँ पे, ठीक है। और अगर स्टुअर्ट पिगॉट की बात करें तो इनका कहना था कि यहाँ पुरोहित वर्ग का जो है ना शासन, यहाँ के शासन पे पुरोहित वर्ग का प्रभाव था, ठीक है। और हंटर की अगर बात करें तो हंटर का कहना था यहाँ का शासन जो है राजतंत्रात्मक नहीं बल्कि जनतंत्रात्मक था, ठीक है। और मैक की अगर बात करें तो मैक का कहना था कि एक प्रतिनिधि के हाथों में यहाँ का शासन व्यवस्था हुआ करता था, ठीक है। तो ये अपना नगर परियोजना और सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन हमने देख लिया। चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और अपना नेक्स्ट स्लाइड में हम धार्मिक जीवन यहाँ पढ़ने वाले हैं, इसके जो धार्मिक जीवन थे। अगर हम धार्मिक जीवन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मुख्य आधार पर पुरातात्विक स्रोत यहाँ जो धार्मिक जीवन की जानकारी जो हमें हड़प्पा सभ्यता की मिलती है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसका जो पुरातात्विक स्रोत है, इसी से हमें इस विषय में जानकारी मिलती है। जैसे कि यहाँ के मूर्तियाँ, मुहरे, मृदभांड, पत्थर तथा अन्य पदार्थों से निर्मित लिंग, चक्र की आकृति और ताम्र फलक और क्या बोलते हैं ना कब्रिस्तान आदि, ये सब चीज़ें हमें क्या होती है यहाँ के धार्मिक जीवन के विषय में जानकारी देती है। अगर हम बात करें तो मंदिर का अवशेष यहाँ एक भी नहीं मिला है, मतलब एक मंदिर का कोई अवशेष अब तक मिला नहीं है, मतलब ऐसा मान सकते हैं कि यह मंदिर नहीं हुआ करता था। और पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड जो है ये विशेष पूजनीय हुआ करता था। कुब्बड़ जिस सांड के ऊपर होता है वो विशेष पूजनीय था। और मातृ देवी का संप्रदाय में मुख्य स्थान था, किसका, तो मातृ देवी का, इसलिए तो हम बताए थे ना। और क्या बोले ना कि स्त्रियों की बहुत सारी प्रतिमाएं मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि ये मैत्री सत्तात्मक प्रथा वहाँ पे प्रचलन में हुआ करता होगा, ठीक है। तो और यहाँ बात करें तो मातृ देवी का संप्रदाय में मुख्य स्थान हुआ करता था। मातृ देवी की ही भांति देवता की उपासना में बलि का विधान था, ठीक है। उपासना में किसका, देवताओं की भी, जैसे मातृ देवी थी उसी तरह से देवताओं की उपासना में भी क्या था, बलि का विधान था, ठीक है। और पशुपतिनाथ महादेव लिंग, योनि, वृक्ष व पशुओं की पूजा करते थे, किस, ठीक है। ये पशुपतिनाथ महादेव लिंग, योनि, वृक्षों व पशुओं की पूजा किया करते थे ये लोग। और भूत प्रेत, सॉरी यहाँ पे भूत होगा, भूत प्रेत, अंधविश्वास व जादू टोना पर भी इस काल के लोगों का विश्वास था। तो मतलब ये लोग भी भूत प्रेत, अंधविश्वास, जादू टोना पे ये लोग भी इसमें विश्वास किया करते थे। अग्नि कुंड और अग्नि वेदिकाओं का भी साक्ष्य मिला है, जो कि हमें मिला है लोथल जो गुजरात में पड़ता है और कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है। इन दोनों जगहों से अग्नि कुंड एवं अग्नि वेदिकाएँ का भी साक्ष्य मिला है। ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अग्नि वेदिकाएँ या अग्नि कुंड का साक्ष्य में कहाँ से मिला है, तो लोथल जो गुजरात में है और कालीबंगा जो राजस्थान में है, इसी जगह से, ठीक है। और पशुपतिनाथ का आवाहन जो है ये क्या करते हैं, सॉरी पशुपतिनाथ का जो वाहन था यानी जिसको सवारी बोलते हैं, ये क्या था, बैल को माना जाता है कि पशुपतिनाथ का सवारी कौन था, बैल था। और फरवा जो था इसको फरवा जो था ये एक प्रकार का पवित्र पक्षी हुआ करता था, ठीक है। ये फारवा जो था ये क्या था, एक प्रकार का पवित्र पक्षी था। और स्वास्तिक चिन्ह की अगर हम बात करें जो हमें मिला, तो ये भी कहाँ से, हमें हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। शवों की अंत्येष्टि और संस्कार की 3 विधियां प्रचलन में थी। यहाँ पे जो शव का जो अंत्येष्टिकरण करते हैं, अंतिम संस्कार जो क्या करते हैं, इसकी कितनी विधियां प्रचलन में थी, 3 विधियां प्रचलित थी, जो थी पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, ठीक है। तो याद रखिएगा कि शवों का जो अंत्येष्टि संस्कार था, इसकी कितनी विधियां थी, 3, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और आप यहाँ अब हम देखेंगे यहाँ की जो आर्थिक जीवन था, आर्थिक जीवन को, ठीक है। यहाँ की जो आर्थिक जीवन थी, इसमें अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो था कृषि, पशुपालन और साथ साथ उद्योग व्यापार भी ये लोग किया करते थे, ठीक है। तो कृषि का आधार समझ में आ गया, कृषि, पशुपालन और उद्योग व्यापार। और प्रमुख खाद्यान्न में जो है गेहूँ तथा जौ, क्योंकि खुदाई में हमें गेहूँ तथा जौ का दाने मिले हैं, तो इसलिए हम यहाँ जानते हैं कि ये जो प्रमुख खाद्यान्न थे ये कौन से, गेहूं और जौ, ठीक है। नगरों में अनाज भंडारण के लिए अन्नागार यानी जिसे ग्रैनरी बोलते हैं, तो ये भी नगरों में हुआ करता था। अनाज भंडारण के लिए अन्नागार हुआ करता था, कहाँ पे, नगरों में, क्योंकि यहाँ के जो किसान थे अपने गांव में अपने
जितना खाते इससे ज़्यादा ये उपजाऊ करते थे, जिससे कि अनाज शहर भेज दिया जाता था और वहाँ पे नगरों में भेज दिया जाता था और वहाँ पे उसे स्टोर करने के लिए भी जगह था। मतलब कि हम नगरों को प्लस अपना गांव को जितना चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे उगाया करता था ये लोग। तो उससे क्या हुआ कि अब स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए, इसलिए अन्नागार का व्यवस्था था। ठीक है, अगर हम बात करें तो अनाज का के अतिरिक्त फल भी उगाते थे ये लोग। जैसे कि फल में अगर हम बात कर ले तो ये केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज आदि ये सब उगाया करते थे ये लोग। और ये लोग पशुपालन भी क्या करते थे, यहाँ से प्राप्त मुहरों पर कुब्बड़ वाला वृषभ यानी कि जो सांड होता है का अंकन बहुतायत में मिला है। ठीक है, तो अन्य पालतू पशुओं की बात कर ले तो ये पे बैल, गाय, भैंस, कुत्ते, सुअर, भेड़, बकरी, हिरन, खरगोश आदि प्रमुख थे। ठीक है, अन्य पालतू पशुओं में अश्व अस्थि। और अगर हम बात करें घोड़े की कंकाल तो ये सुरकोटड़ा जो कच्छ गुजरात में पड़ता है, तो याद रखिएगा यहाँ से मिला है। और यहाँ पे अश्व की मरीन मूर्ति, अगर अश्वों की प्रतिमाएं की बात करें तो ये हमें मिला है लोथल एवं रंगपुर से, जिसकी मिट्टी की प्रतिमा बोल सकते हैं। अश्व की मिट्टी की जो मूर्तियाँ कहाँ से मिली है, लोथल एवं रंगपुर से। और अश्व अस्थि मतलब घोड़े का कंकाल की अगर बात करें तो सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात से हमें मिला है। तो इससे हम ये क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ के लोग जो थे अश्व से परिचित थे, मतलब यहाँ के लोग घोड़ों को जानते थे, मतलब घोड़े को मतलब जानते थे वो घोड़े क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग घोड़े से परिचित थे। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि अश्व अस्थि हमें कहाँ से मिला है, सुरकोटड़ा जो कि कच्छ गुजरात में पड़ता है यहाँ से। और अश्व की मरीन मूर्तियों की बात करें तो ये कहाँ से मिला है, लोथल एवं रंगपुर दोनों जगहों से मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वस्त्र निर्माण में बात करें तो यह एक प्रमुख उद्योग हुआ करता था वस्त्र निर्माण। इसमें सूती वस्त्र जो है इसका अवशेष हमें मिला है। मतलब तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कपास उगाना ये लोग जानते थे भली भांति। ठीक है, ये सूती वस्त्र का जो हमें अवशेष मिला है इससे हमें क्या पता चलता है, ये लोग कपास उगाना बहुत ही अच्छी तरह जानते थे। ठीक है, यूनान के लोगों ने कपास को जिसे कि सिंडन हम बोलते हैं, सिंडन कहने लगे थे, जो सिंधु शब्द से ही उद्भूत है। ठीक है, मतलब इसी से निकला हुआ है। तो यूनान के लोग जो, इसी से हमको पता चलता है कि सबसे पहले जो है दुनिया में कपास की खेती कौन करना शुरू किए थे, तो सिंधु सभ्यतावासी ही सबसे पहले कपास की खेती करना शुरू किए थे, क्योंकि इसीलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी एशिया तथा मिस्र के मोहरे तथा अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई है। इससे यह पता चलता है कि इन देशों के साथ इनका व्यापारिक संबंध था। मतलब पश्चिमी एशिया बोले और मिस्र, यहाँ की मोहरें हमें मिली है, तो स्वाभाविक है ये मोहरें कहाँ से आई होंगी, यही होगा, हो सकता है कि इसका इनसे व्यापारिक संबंध होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। और यहाँ अगर हम देखें तो वस्तु विनिमय प्रणाली की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा ये लोग व्यापार किया करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा ज़्यादातर व्यापार ऐसा ही हुआ करता था। और हड़प्पा सभ्यता के तौल के जो बाट थे वो 16 अथवा इसके गुणन भार थे। ठीक है, मतलब 16 का गुणज हुआ करता था, जैसे कि 16 kg का हो सकता है, 16 होगा, 64 होगा, 160 होगा, 320 होगा, इस मल्टीपल में चला करता था इसका बाट। ठीक है, तौल के बाट जो हुआ करते थे ये 16 का 16 या फिर इसका गुणज हुआ करता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न क्षेत्रों से आयातित किए जाने वाले कच्चे माल, चलिए देखते हैं कच्चे माल। जैसे कि अगर हम टीन की बात करें तो ये हमें अफगानिस्तान एवं ईरान से मिलता है। तांबा का अगर बात करें तो ये खेतड़ी जो कि राजस्थान में पड़ता है और बलूचिस्तान से मिलता था। और चांदी की बात करें तो ये हमें ईरान, अफगानिस्तान से मिलता था। और सोना की बात करें तो अफगानिस्तान, फारस, दक्षिणी भारत, इस सबसे मिलता था, ये इन सारी जगहों से मिलता था। और सोना की बात तो कर ली हम लोग। और इसके बाद अगर लाजवरत की बात करें तो ये हमें मेसोपोटामिया से मिला करता था। सेल खड़ी की बात करें तो बलूचिस्तान, राजस्थान एवं गुजरात से मिलता था ये। और नील रत्न की बात करें तो ये बदखसा से मिलता था ये। और नीलमणि की बात करें तो ये महाराष्ट्र से मिलता था। और हरित मणि की बात करें तो ये दक्षिण एशिया से मिलता था। शंख तथा कौड़ी की बात करें तो ये सौराष्ट्र और दक्षिण भारत से आयात किया जाता था। और सीसा हमें ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से मिलता था। और शिलाजीत की बात करें तो ये हिमालय क्षेत्र से मिलता था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया, आप इन्हें ध्यान में रखें, याद कर लें, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नीलमणि कहाँ से आया था, आयातित की जाती थी हड़प्पा सभ्यता में, तो ये कच्चा माल कहाँ से आता था, तो महाराष्ट्र से आता था। तो इस तरह से आप इन्हें देख लें। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपना हम देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण
प्रमाण और संबंध स्थल, ठीक है। डॉकयार्ड जिसे बंदरगाह बोलते हैं का साक्ष्य में कहाँ से मिला है, तो लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे, यहाँ से हमें मिला है, ठीक है। लोथल गुजरात से हमें मिला है क्या, डॉकयार्ड या फिर बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। और कांसे की नर्तकी जिसे देवदासी बोलते हैं, इसकी मूर्ति हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। तो कांसे की नर्तकी जो है कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से। और सूती कपड़े का साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से। आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। विशाल स्नानागार भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। जहाज के निशान वाली मुहर की बात करें तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। और कांसे का पैमाना की बात करें तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। और पशुपति शिव का प्रतिमा का बात करें तो ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है, ठीक है। और R37 कब्रिस्तान, इसका क्या था ना, ये कब्र जो था ये 3 कक्षों में विभाजित था, तो ये हमें कहाँ से मिला है, हड़प्पा से ही मिला है। और मातृ देवी की प्रतिमा बोले तो ये भी हड़प्पा से मिला है। और मनके बनाने का कारखाना की बात करें तो ये चनहुदड़ो जो कि सिंध क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से मिला है। मनके बनाने की कारखाना जो है चनहुदड़ो जो कि सिंध क्षेत्र में पड़ता है, इस जगह से मिला है, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। तो इसमें हम अभी यहाँ पे देखिए लकड़ी की नाली की बात करें तो ये हमें कालीबंगा से मिला है। काली मिट्टी की चूड़ियाँ की बात करें तो ये भी हमें कालीबंगा से ही मिला है। जुते हुए खेत का साक्ष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, हमें कालीबंगा से मिला है। घोड़े का कंकाल हमें सुरकोटडा से मिला है। और अग्निवेदियाँ की बात करें तो ये लोथल एवं कालीबंगा दोनों से मिला है, हम ये पहले देख चुके हैं। और चावल की खेती का साक्ष्य हमें लोथल से मिला है। और गेहूँ की खेती का साक्ष्य हमें रंगपुर से, और जौ की खेती का साक्ष्य बनवाली से मिला है, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लेखन कला की बात करें तो हड़प्पाई लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 में मिला था। कब मिला था, 1853 में मिला था। हड़प्पाई जो लिपि था इसका सर्वाधिक पुराना जो हमें नमूना मिला ये 1853 में मिला था। और स्पष्टतः ये प्रकाशित जब किया गया, प्रकाशन जब इसका किया गया तो वो कब था, 1923 में इनका जो है कि स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया गया ये। और इसमें 16 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हुआ करते हैं, ठीक है। तो 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर, ठीक है। यह लिपि चित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो बस यही एक ऐसी हमको लिपि मिली है ज़्यादातर में जो कि हम अब तक पढ़ नहीं पाए। ये कैसी लिपि थी, तो चित्रात्मक थी और इसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका। इस लिपि में प्राप्त बड़े लेख में लगभग कितने, तो 17 चिन्ह थे, ठीक है। तो 17 चिन्ह थे जो बड़े लेख मिले यहाँ से, तो इनमें 17 चिन्ह थे। इस लिपि में प्रथम लाइन दाएं से बाएं तथा द्वितीय लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती थी। यह तरीका को हम बाउस्ट्रोफीडन कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, बाउस्ट्रोफीडन कहलाता है ये तरीका लिखने का, जो एक बार हम दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखे, यही तरीका से ये लिपि लिखा जाता था, ठीक है। और इस सभ्यता का अंत के विषय में बहुत सारे जो विद्वान हैं इनके अलग अलग अपने मत हैं। तो इनमें एक हैं प्रमुख है जॉन मार्शल, जिनका कहना है प्रशासनिक शिथिलता के कारण इसका विनाश हुआ। और अगर हम बात करें आरएल स्टाइन की, तो इनका कहना था जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। और अगर हम बात करें अर्नेस्ट मैक एवं जॉन मार्शल की, तो इनका कहना है बाढ़ के कारण इसका विनाश हुआ। सर्वाधिक मान्य जो हम मानते हैं कि जो विनाश का कारण था वो बाढ़ का कारण कोई मानते हैं, इसलिए अर्नेस्ट मैक एवं जॉन मार्शल जो थे इनका कहना था कि बाढ़ के कारण इसका विनाश हुआ। MR सहनी जो थे और राइक्स एवं डेल्स, 3 व्यक्ति थे ये, RM सहनी, राइक्स और डेल्स, इनका कहना था भूतात्विक परिवर्तन के कारण इसका विनाश हुआ। और DD कौशाम्बी का बात माने तो इनका कहना था आग लगाकर हत्या कर दी गई, इन सारी पूरा का पूरा जो सभ्यता था इनका ख़त्म कर दिया गया। और ये खासकर ये यहाँ पे जिक्र करते हैं मोहनजोदड़ो वालों की, कि बोलते हैं मोहनजोदड़ो का जो लोग था इनमें आग लगा के इनकी हत्या कर दी गई थी। और गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर की बात करें तो इनका कहना है विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण के कारण इसका विनाश हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया, आप पसंद भी आया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।